हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चमत्कारी चप्पल। यह एक जादुई कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मोरल स्टोरीज या मैजिकल स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था, जो गांव के भोले भाले लोगों को पैसा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था और उनके खेत पर कब्जा भी कर लिया करता था। उसकी पत्नी ललिता एक मूर्ख स्त्री थी। धनीराम, अरे कहाँ हो ललिता? जल्दी से चाय लेकर आओ, मुझे काम पर जाना है। ललिता, ला रही हूँ। जी धनीराम, कितनी देर से यही बात बोल रही हो कि ला रही हूँ, ला रही हूँ? अरे कब लाओगी? जल्दी से मुझे चाय दे दो। हाँ, ललिता एक कप चाय क्रोधित होकर धनीराम को देती हुई बोली। ललिता, ये लीजिए आपकी गर्मागर्म चाय। बोल तो ऐसे रहे जैसे खेत पर आप स्वयं हल जोतेंगे। अरे, दूसरों का खून पीने के अलावा आपने अपने जीवन में कोई दूसरा काम किया है क्या? धनीराम, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। ललिता, सुबह सुबह ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। हाँ ललिता, अरे तो क्या गलत बोल रही हूँ? जी, यहाँ से जाकर खेत पर आराम से कुर्सी पर बैठ जाओगे और 2-3 घंटे रामू और राजू से अपने पैरों की मालिश करवाओगे। इसके अलावा और कोई काम है तुम्हें? धनीराम, ऐसी बात नहीं है ललिता, ये काम भी बड़ी मेहनत का होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम धनीराम की बीवी हो। धनीराम की होशियारी के सामने कोई टिक नहीं पाता। ललिता, जिसे आप होशियारी कहते हैं ना, उसे दूसरी भाषा में कमीनापन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपकी ये होशियारी ना एक दिन आपको जेल की सलाखों तक पहुंचा देगी। धनीराम क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोला, मेरी होशियारी मुझे जेल तक पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मूर्खता मुझे किसी दिन जेल की सलाखों तक जरूर पहुंचा देगी। इतना बोलकर धनीराम अपने दोनों नौकरों की ओर देखकर बोला, ए रामू, ए राजू, ऐसे क्या देख रहे हो रे? चलो जल्दी से, अगर यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मेरे दिमाग का दही हो जाएगा। चलो। धनीराम अपने खेत में जाकर रामू और राजू से पैर दबवाने लगा। धनीराम, रामू, मुझे बताओ कि अब गांव में कौन कौन रह गया है जिसका खेत अब तक हमारे नहीं हुए? रामू, अभी तो आधा गांव है सरकार। धनीराम, क्या? तो फिर मेरी होशियारी का क्या फायदा? मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाकर लोगों को ब्याज पर पैसा देता हूँ और भारी सूद लगाकर उनसे मनमानी करता हूँ, और अभी सिर्फ गांव के आधे खेत ही हमारे हुए हैं। निकम्मो, दिन भर मेरी रोटियां तोड़ते हो तुम दोनों। कोई मुझे अच्छा उपाय नहीं दे सकते? इतना कहकर धनीराम ने एक लात रामू के मुंह पर मार दी। राजू, सरकार, एक किसान अभी है जिसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। आज उसके पास 12 बजे तक का वक्त था। सरकार, वो अपने वक्त से 5 मिनट लेट है। धनीराम, कौन है वो? राजू, अरे वही अपना रजनीश, जिसके खेतों पर आपकी बहुत सालों से नजर है। राजू की बात सुनकर धनीराम की आंखों में चमक आ गई। धनीराम, मैं अभी रजनीश का हिसाब किताब देख कर आता हूँ, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर धनीराम चला गया। रामू, मेरी समझ में नहीं आता राजू की आखिर ये बंदर जैसी शक्ल वाला धनीराम अपने आप को समझता क्या है यार? राजू, ओ रामू, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। रामू, बोलता तो ऐसे है जैसे इससे ज्यादा चालाक सारे संसार में कोई नहीं। राजू, अरे कहेगा समझदार? अरे एक नंबर का मूर्ख इंसान है, एक नंबर का। रामू, सही कह रहे हो राजू भाई। गांव के लोगों को ब्याज पर पैसा देता है और उसके बदले में उनकी जमीन उनसे छीन लेता है, और इसे ये मूर्ख अपनी अक्लमंदी बताता है।
ये कभी ना कभी तो इसका भंडा जरूर फूटेगा। देखना राजू, चिंता मत कर, इसकी मूर्ख पत्नी इसके काल का कारण बनेगी। भाई देखना। तभी वहां पर धनीराम आ गया। धनीराम, चलो मेरे साथ रजनीश के घर पर चलो। इधर रजनीश अपनी पत्नी के साथ बैठा खाना खा रहा था। तभी जमींदार अपने साथियों के साथ आ धमका, धनीराम, मुझसे कर्जा लेकर चुकाने के बजाय तू यहाँ आराम से खाना खा रहा है, और वो भी पनीर की सब्जी है। रजनीश, लेकिन जमींदार साहब, अभी तो मेरे पास 15 दिन का वक्त है। धनीराम, तू तो बोल रहा था कि पैसा लौटाने का आज इसका वादा था। राजू, ये झूठ बोल रहा है। सरकार, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। हम भी इस गांव में आपके सच्चे और वफादार नौकर हैं। धनीराम, मेरे नौकर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। तेरी मोहलत खत्म और तेरे खेत मेरे। बबली, ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार। ठीक है, आप मुझे कल तक की मोहलत दे दीजिए। धनीराम, ठीक है, कल दोपहर तक का वक्त देता हूँ तुझे। जमींदार वहाँ से चला गया। रजनीश की पत्नी बबली रजनीश से बोली, बबली, अभी तो फसल कटी भी नहीं, पैसे कहाँ से दोगे? रजनीश, खेत बचाने के लिए मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। बबली, गई भैंस पानी में। सत्यानाश, अब तो खेत भी गए हाथों से। रजनीश, बस करो सुनीता, मुझे कुछ सोचने दो। बबली, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास तो 15 दिन का वक्त था। अचानक से धनीराम यहाँ पर पैसे मांगने क्यों आ गया? रजनीश, जिस तरह से उसका नौकर राजू उससे बात कर रहा था, उससे मुझे यही लगता है कि उसने धनीराम से झूठ बोला है। बबली, उस कलमुए को झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत थी? उसके एक झूठ से हमारे खेत हमारे हाथ से जा सकते हैं। रजनीश, सारा गांव जानता है कि रामू और राजू दिन भर धनीराम की चापलूसी करते रहते हैं, और धनीराम को कौन नहीं जानता। होना हो रामू और राजू में से किसी एक ने डरते हुए ये झूठ उससे बोला है। बबली, अब खड़े खड़े जेम्स बॉन्ड बनना बंद करो और ये सोचो कि आगे करना क्या है। रजनीश, फिलहाल तो मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, ताकि कुछ सोच सकूं, और तुम जब तक मेरे आसपास रहोगी तो मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगा। मैं जंगल जा रहा हूँ। सिर्फ वही एक जगह है जहाँ एकांत में बैठकर मैं कुछ उपाय सोच सकता हूँ। जंगल निकल गया। अचानक रजनीश की नजर एक साधु पर पड़ी जो आंखें बंद किए हुए तपस्या कर रहे थे। एक सांप फन फैलाए ऋषि के सिर पर मंडरा रहा था। वो सांप ऋषि को डसने ही वाला था कि रजनीश ने एक लकड़ी से उसे भगा दिया। ऋषि की आंखें खुल गईं। ऋषि, ये सांप मुझे डस कर मुझे मार देता, तुमने मेरी जान बचाई बेटा, और तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या भी पूरी हो गई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर उस ऋषि ने एक चमकदार पीतल की चप्पल रजनीश को दे दी। रजनीश, ये क्या बाबा, मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझे ये पीतल की चप्पल दे रहे हैं। बाजार में ये कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। ऋषि, मूर्ख मनुष्य, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये बोलने वाली चप्पल है। तेरी समस्या का निदान इन्हीं चप्पलों में छिपा है। रजनीश, बाबा, मेरी समस्या का निदान यह पीतल की चप्पल है नहीं, बल्कि धन है। मैंने कुछ समय पहले गांव के जमींदार से ब्याज पर पैसे लिए थे, और उसे चुकाने के लिए मेरे पास 15 दिन का समय था। लेकिन वो आज ही अपने पैसे मांगने आ गया, वो भी ब्याज सहित। अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा। बाबा, धनीराम ने ना जाने कितने लोगों की जमीन पर ऐसे ही कब्जा किया है। ऋषि, मूर्ख मनुष्य, धन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी बात पर विश्वास कर। तेरी समस्या का निदान और यहाँ तक कि सारे गांव की समस्या का निदान इन्हीं चप्पलों में छुपा हुआ है। ये बात तुझे कुछ समय बाद स्वयं पता लग जाएगी। रजनीश,
बाबा, आप धनीराम को नहीं जानते। अरे उसकी होशियारी के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया। ऋषि, चिंता मत कर बच्चा, धनीराम की होशियारी धरी की धरी रह जाएगी मेरी इन बोलने वाली चप्पलों के आगे जो मैंने तुझे दी है। रजनीश, बाबा, लेकिन ये कहाँ बोल रही है? ये तो बड़ी साधारण चप्पल लगती है। ऋषि, ये अपनी मर्जी से बोलती है। समय आने पर तू सब जान जाएगा। चप्पल पहन ले और निश्चिंत होकर अपने घर चला जा। रजनीश वहां से चुपचाप चला गया और अपने घर के बाहर अपने आप से बोला, रजनीश, बबली को नहीं बताऊंगा उस बाबा के बारे में, नहीं तो सारे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। बोल दूंगा कि निहाल के घर पर गया था पैसे उधार मांगने के लिए, मगर निहाल ने पैसे तो उधार नहीं दिए। ये पीतल की चप्पल मुझे पकड़ा दी। रजनीश के घर में घुसते ही उसकी पत्नी बबली ने सवालों की बौछार कर दी। बबली, इतनी देर जंगल में कैसे लग गई आपको? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कितने बुरे बुरे विचार आ रहे थे, आप जानते हैं। मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी, और ये चप्पल आपको कहाँ से मिली? तभी उस चप्पल से रजनीश की ही आवाज आने लगी, जो उसने बाहर अपनी पत्नी के बारे में बोला था। चप्पल? रजनीश की आवाज में, नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम सारे गांव में ढिंढोरा पीट दोगी। यह सुनकर बबली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बबली, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? रजनीश, बबली, ये मैंने नहीं बोला। बबली, तो फिर किसने बोला? मुझे क्या मूर्ख समझा है? रजनीश ने सारी घटना बबली को बता दी। बबली, सही बोल रहे हो, मुझे कुछ कुछ लगा ही था कि आवाज इन चप्पलों से आई है। वैसे भी साधु महाराज ने कुछ सोच कर ही बोला होगा। चलो अब सो जाओ। अगले दिन रजनीश जमींदार धनीराम के खेत में चला गया। धनीराम, अरे क्या बात है रजनीश, इतनी जल्दी तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया? रजनीश, नहीं धनीराम जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। धनीराम, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुमसे जरूरी बात करूँगा। जल्दी बोलो, मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। रजनीश, धनीराम जी, अगर आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे देते तो मेरे लिए अच्छा हो जाता। धनीराम, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समझे? रजनीश, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। धनीराम, मन में, अब मैं इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मैं इसकी जमीन का सौदा एक बहुत बड़े बिल्डर से करके आ गया हूं, और आज उस बिल्डर के जरिए मुझे बहुत भारी रकम मिलने वाली है। धनीराम, नहीं रजनीश, मेरी जुबान से निकले हुए शब्द तीर की तरह हैं। मैं तुम्हें अब और मोहलत नहीं दे सकता। तभी धनीराम की नजर रजनीश की चप्पल पर पड़ी। धनीराम, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पहनने के लिए ये पीतल की चप्पल जरूर है। रजनीश, धनीराम जी, ये चप्पल मेरी नहीं है। धनीराम, लेकिन अब मेरी नजर इस पर पड़ गई है, तो ये मेरी ही हुई। लाओ, इसे मुझे दे दो, ये चप्पल सिर्फ मेरे पैरों को शोभा देगी। रजनीश, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ये चप्पल, धनीराम, रामू, राजू, छीन लो इसे रजनीश के पैरों से। आज शुभ काम करने मैं यही चप्पल पहनकर जाऊंगा। रामू और राजू ने वो चप्पल रजनीश से छीन ली और उसे मारकर वहां से भगा दिया। धनीराम ने वो चप्पलें पहन ली। चप्पल पहनते ही, धनीराम, चप्पल पहनते ही मुझे तो जोर से आने लगी है भाई। बाथरूम के बाहर धनीराम ने वो चप्पलें उतार दी। उसके अंदर जाते ही रामू और राजू ने उसकी बुराइयां शुरू कर दी। रामू, अरे यार राजू, इस सेठ की चापलूसी करते करते तो मैं तंग आ गया हूँ। राजू, सही कहा यार, एक तो दिन भर इसकी चापलूसी करो और ऊपर से इसकी मार भी खाओ। किसी दिन साले को चाय में जहर देकर जान से मार दूंगा। रामू,
सही कहा अक्षर, भगवान खुश होकर हमारे सारे बुरे कर्म माफ कर देगा। तभी धनीराम बाथरूम से बाहर आया। दोनों चुप हो गए। जैसे ही उसने चप्पलें पहनी, अचानक चप्पलें रामू और राजू की आवाज में बोलने लगी। चप्पल रामू और राजू की आवाज में, अरे यार राजू, इस सेठ की चापलूसी करते करते मैं तंग आ गया हूँ। एक तो दिन भर इसकी चापलूसी करो और ऊपर से इसकी मार भी खाओ। किसी दिन साले को चाय में जहर देकर जान से मार देंगे। धनीराम नमकहरामो, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? मैं अब तक अपनी आस्तीन में सांपों को पाल रहा था, इसका मतलब ये जादुई चप्पल है। इतना बोलकर जमींदार ने रामू और राजू को पीटकर भगा दिया और अपनी पत्नी ललिता के पास आकर बोला, धनीराम सुनो ललिता, आज घर पर एक बिल्डर आने वाला है गांव की जमीन खरीदने। वो वहां पर कोई प्लाट या बिल्डिंग बनाना चाहता है। तुम चाय नाश्ते में कोई कमी नहीं रखना, वो बहुत मोटी रकम लेकर आने वाला है। ललिता, आपकी होशियारी का कोई जवाब नहीं है। उस मूर्ख को तो ये भी नहीं पता होगा कि जो जमीन वो खरीदने आ रहा है, वो जमीन तुम्हारी है ही नहीं, बल्कि उन गांव वालों की है जिन्हें तुमने थोड़ी सी रकम दी थी और बदले में भारी ब्याज लगाकर उनसे उनकी जमीन छीन ली। उसे तो ये पता ही नहीं है कि तुम इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए हो, जिसने गरीबों का खून चूस चूस कर इतनी दौलत कमाई है। धनीराम, चुप हो जाओ ललिता, चुप हो जाओ। दीवारों के भी कान होते हैं। ये बातें अभी बोलनी जरूरी है क्या? कुछ देर बाद वो बिल्डर आ गया। जमींदार उस बिल्डर की चापलूसी करने लगा, मगर अचानक वो चप्पलें सेठ धनीराम की पत्नी की आवाज में बोलने लगी। चप्पल ललिता की आवाज में, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि ये गांव की जमीन तुम्हारी है ही नहीं, बल्कि उन गांव वालों की है जिन्हें तुमने थोड़ी सी रकम दी थी और बदले में भारी ब्याज लगाकर उनसे उनकी जमीनें छीन ली। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुम इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए हो, जिसने गरीबों का खून चूस चूस कर इतनी दौलत कमाई है। बिल्डर एक ईमानदार इंसान था। उसकी समझ में सारा मांजरा आ गया। उसने गुस्से से जमींदार की ओर देखकर कहा, बिल्डर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गांव वालों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हो। मुझे ऐसी जमीन पर कोई बिल्डिंग नहीं बनानी जहां पर सैकड़ों गांव वालों की मेहनत लगी हो। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ भाभी जी के मुंह से सच्चाई बाहर आ गई। ललिता, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इतना कहकर बिल्डर ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जमींदार को गिरफ्तार कर लिया। धनीराम, पुलिस से मुझे अरेस्ट मत करो थानेदार साहब, मैं सबकी जमीन वापस कर दूंगा। थानेदार, जिन जमीनों को तू वापस करने की बात कर रहा है वो तेरी या तेरे बाप की नहीं है, वो तो गांव वालों की है। उन्हें वैसे भी वापस की जाएगी और तू अब सारा जीवन जेल की चक्की पीसेगा, समझा? धनीराम की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। रजनीश खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज ले आया। वो अपनी पत्नी को सारी घटना बता ही रहा था कि तभी वो ऋषि प्रकट हो गए। ऋषि बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी और सारे गांव की समस्या का समाधान इन चप्पलों में छुपा है। देखो, इन चप्पलों ने सारे गांव की समस्या का समाधान कर दिया। इतना कहकर वो ऋषि रजनीश के हाथ से उन चप्पलों को लेकर गायब हो गए। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।